हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पीजीसीएल 2021 दैट मीन्स 13 अगस्त 2021 को जो पेपर पूछा गया था आपका NR1 रीजन का, उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। मेनली हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक 40 क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस के साथ में डिस्कस करने वाले। ये हमारा पार्ट 2 है गाइस। अगर आपने इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। हमने फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो है हमने डिटेल डिस्कशन एनालिसिस के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया। आज हम लोग हमारे सेशन में नेक्स्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा उसके हमारे कंप्लीट 120 क्वेश्चन ऐसे डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, मैं पार्ट वाइज इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स मैं बता सकूँ। ठीक है, और इसके रिलेटेड आपको बता दूँ कि अगर आपने इसके पहले के 2021 के जो तीनों भी पार्ट्स है, ठीक है, 120 क्वेश्चन के 40 इस तरह का मिला होते हुए, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 1 और ये पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हो। और इसी 2020 में जो आपको कॉन्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे 20, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ साथ अगर आप नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना चाहते हो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पीजीसीएल के लिए, तो सारे जो सेशन है आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। जैसे रीजनिंग का हो गया, टॉप 50 क्वेश्चन का हो गया, जैसे नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, या आपको एग्जामिनेशन से पहले देखना है 100%, ये आपको हमारे चैनल कोचिफाई पे मिल जाएंगे। साथ साथ मैं मेनली फोकस कराना चाहूँगा कि आपको ये इंग्लिश और कॉन्ट्स के सेशन को आपको अच्छी तरीके से देखने हो, क्योंकि आपको रीजनिंग तो काफ़ी इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको जनरल इंग्लिश और कॉन्ट्स के जो सेशन है आपको उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41। इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर हैविंग अ सोर्स ऑफ 50 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे सोर्स कितना है हमारे पास 50 वोल्ट है और हमें लोड रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम्स का। ठीक है, तो करंट पूछा क्या है, सिंपली ओम्स लो लगा देंगे 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 10 एम्पियर। दैट मीन्स इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का इसका सर्किट में से, क्योंकि सिंपल अपना हमारा सीरीज सर्किट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एन 8 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ, यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे ड्राइव चाहिए था, आई गेस यहाँ पे मिस्टेक हो गई। एट अ स्पीड ऑफ 750 RPM सप्लाइज अ पावर टू अ 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए एक 3 फेज अल्टरनेटर है जो ड्राइव कर रहा है 750 RPM पे, वो सप्लाई कर रहा है 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को पावर। अगर हमारे स्लिप मोटर की वो है 2% की, तो हमें फुल लोड स्पीड निकालनी है मोटर की। ठीक है, तो हम हमारा स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कितना है 750 RPM है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी का निकाल लेते हैं। NS इज इक्व टू 120 इंटू एफ बाई पी हो जाएगा। तो NS का वैल्यू कितना है हमारे पास 750 इज इक्व टू 120 मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने हमारे पास में 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 15 और यहाँ पे 15 5 सा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 50 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इंडिया की 50 हर्ट्ज आ गई। अब नंबर ऑफ पोल्स कितने हमारे पास में इंडक्शन मोटर में मशीन में, वो है हमारे पास 6 पोल। आई हाईलाइट दिस। ठीक है, अभी हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड हम लोग इंडक्शन मशीन का निकाल पाएंगे वो हो जाएगा हमारा 120 इंटू एफ बाई पी, 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइडेड बाय 6 पोल्स है हमारे पास में, मोटर की पोल्स के हम लोग बात करें। ठीक है, ये हो जाएगा 20 इंटू 50 विल बी 1000 RPM। ये तो हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ इंडक्शन मोटर। तो हम लोग फुल लोड स्पीड निकाल पाएंगे NR, जो कि कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस स्लिप कितना है हमारे पास 2% है, इस 2% को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 0.02 आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो 0.02 या फिर हम लोग 2% में निकाल लेते 1000 का, तो हमारा 20 आ जाएगा, हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आता है 980 RPM, विच इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आंसर की में गिवन है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रांसफार्मर और मैकेनिकल गियर ड्राइव इज इनकरेक्ट। ट्रांसफार्मर या फिर मैकेनिकल गियर ड्राइव से रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन मैकेनिकल गियर ड्राइव देर इज़ अ परफेक्ट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ द 2 गियर्स। ये करेक्ट है, जो 2 गियर्स रहते हैं आपने देखोगे, ठीक है, उसके नंबर ऑफ टीथ ये परफेक्टली मैच रहते थे। स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। मैकेनिकल गियर ड्राइव ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, ये गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम लोग बाकी के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो गियर ड्राइव रहता है इट यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क और अ पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, करेक्ट है। पावर इज ट्रांसफर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारी पावर किससे ट्रांसफर होती है वाया मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन इन अ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूटिलाइजेस अ वेन माउंटेड ऑन अ स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम। द वेन इज ऑफ अ थिन एल्यूमिनियम शीट एंड मूव्स इन अ क्लोज्ड सेक्टर शेप बॉक्स।
ठीक है। ये थिन एल्यूमिनियम शीट ये सेक्टर शेप बॉक्स में हमारी मूव होती है और इस डैम्पिंग को हम लोग कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये पर्टिकुलरली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही एग्जाम्पल है। Then we have a next question, which is question number 45. Which of the following statement about the stacking factor in a magnetic circuit is false? Stacking factor जो रहता है मैग्नेटिक सर्किट का, ये रिफ्लेक्ट करता है, दैट मीन्स द स्टैकिंग फैक्टर ऑफ अ कोर रेफर्स द थिकनेस ऑफ अ लैमिनेशंस इन द कोर। जो लैमिनेशंस की थिकनेस रहती है उसका स्टैकिंग फैक्टर है रेफर करता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन कैलकुलेटिंग फ्लक्स डेंसिटीज इन मैग्नेटिक पार्ट, करेक्ट है। इट इज़ यूजुअली लेस देन 1 एंड इट अप्रोचेस टू 1 एज द लैमिनेशन थिकनेस इंक्रीजेस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ ओवरऑल एरिया इज कॉल्ड द स्टैकिंग फैक्टर, ये आप ध्यान में रखिएगा। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ द ओवरऑल एरिया is called as a stacking factor. It is also defined as the ratio of total volume of the core to the total volume occupied by the magnetic material. It is a false statement. Important है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेट एरिया ऑफ कोर आपको ध्यान में रखना होगा, स्टैकिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एरिया ऑफ द कोर। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then we have next question, which is question number 46. Which of the following winding is mostly suitable for low voltage? 11 kV से लेकर 33 kV के लिए हम लोग हेलिकल वाइंडिंग मेनली यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लो वोल्टेज, इट इज़ अ लो वोल्टेज एंड हाई करंट वाइंडिंग, ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज मेजरमेंट इन अ पीआईडी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल में कौन सा टर्म जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है नॉइज मेजरमेंट के लिए? तो हमारा डेरिवेटिव टर्म इज इसेंशियल, ठीक है। Then there is a next question, which is question number 48. Which of the following is not one of the properties of a transfer function? ट्रांसफर फंक्शन की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है पूछा गया। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। हालांकि जो अभी रिसेंटली पीजीसीएल का पेपर हुआ उसमें थ्योरी क्वेश्चंस आ गए ज़्यादा आए थे और वो थोड़ा सा पेपर आसान भी था। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ऑल इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम आर सेट टू 0, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट ऑफ द सिस्टम करेक्ट है। जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है हमारे इनपुट कैसा है सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड ओनली इन अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, करेक्ट है। द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल to Laplace transform of input variables, assuming all the conditions to be 0. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इट इज, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स द अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स अराउंड द क्लोज लूप इक्वल्स टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ आईआर ड्रॉप्स अराउंड द लूप? जो अल्जेब्रिक सम है, ठीक है, ईएमएफ का, ठीक है, अराउंड अ क्लोज लूप, ये कितना है? जितने भी यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज। जितना भी सोर्स वोल्टेज रहेगा यहाँ पर हमारे आईआर ड्रॉप रहेंगे, IR1 + IR2। यही हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताता है हमें, KCL लॉ, KVL लॉ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 50. Which of the following statement about the closed loop control system compared to the open loop control system is incorrect? Closed loop control system से related compared open loop systems में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया। द फीडबैक रिड्यूसेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेबिलिटी इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम एंड लेस केयर इज नीडेड टू डिजाइन अ स्टेबल क्लोज्ड लूप सिस्टम, ये गलत है क्योंकि स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में फीडबैक एलिमेंट रहता है, इस फीडबैक के कारण ही हमारा कंप्लीटली ये सिस्टम स्टेबल है नहीं है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। देन वे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेज आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली, सो दे आर लेस सेंसिटिव टू द नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स बोला क्या है? द चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली। जो हमारे पास फीडबैक रहता है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में हमारा गेन हो गया, ये हमारा फीडबैक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो करेक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर लेस सेंसिटिव टू द नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। द क्लोज लूप सिस्टम्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज इनकरेक्ट? इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट बोला गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन इन्वर्टिंग मोड, ठीक है, ये हमारे कल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इंट्रोड्यूस इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट, नहीं, ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे हमें लगता है। द एम्पलीफायर गेन कंडीशन इज
ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 29, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है। फीडबैक नेटवर्क इज अ लीड लैग नेटवर्क, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ लीड लैग नेटवर्क। और हमारे पास में बताया यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहता है, बट यहाँ पे इन्वर्टिंग मोड बोला गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है इस केस में करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेन ब्रिज ऑसिलेटर का यहाँ पे सर्किट देख सकते हो। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 52। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़े से कैलकुलेशन से वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, एक हमारे पास में 800 पिको फैरेड का कैपेसिटर, हम लोग किसको कैसे लिखते हैं पिको फैरेड को, 800 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम लोग चार्ज करें 800 वोल्ट बैटरी से तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर चार्ज जो हमारे इसके अंदर स्टोर होगा वो क्या है, E इज इक्वल टू हाफ CV² हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू सी कितना है हमारे पास में 800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V², V कितना है हमारे पास 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू आता है 4 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, इसके कन्वर्जन अगर आपको नहीं आते होंगे तो मैंने एक सेशन बना के रखा है इसको किस तरीके से इजीली सिंप्लीफाई करते करके। अगर आप मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। इट इज़ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये एडवांटेज है। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ RNC द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ये हमारा मेनली तो एक ड्रॉबैक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, द सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन एंड इट कैन प्रोड्यूस आउटपुट ओवर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एक ड्रॉबैक आ जाएगा जो कि हमारा एडवांटेज नहीं है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 54। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ अ 4000 turns of a copper wire having a cross-sectional area of 0.6 mm². The mean length per turn is 60 cm. The resistivity of a copper is 0.04 ohm meter. Find the power expected by the coil when connected across a 110 volt DC supply. हमारे पास में कॉइल का टर्न्स कितने 4000 टर्न्स है, कॉपर वायर है हमारे पास में और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.6 mm² है। मीन लेंथ पर टर्न कितने 60 सेंटीमीटर है और हमारी रेजिस्टिविटी है कॉपर की 0.04 ओम मीटर है। काफ़ी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसका थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी लेवल के हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरीके से अभी उन्होंने PGCL ने डिप्लोमा ही कंडीशन रखी है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें पेपर पैटर्न नहीं लगता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी जितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे उन्होंने एलिजिबल किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेपर हम लोग इस रीजन का तो भी पर्टिकुलरली मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए एज पर द JEE पैटर्न। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉइल हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। L कितना हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है हमारे पास में 4000 टर्न है और कितना है हमारे पास में मीन लेंथ पर टर्न, एक टर्न की 60 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 हो जाएगा गाइस। हम इसको 4000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता कितना है 2400 मीटर। मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताया, ठीक है, आपको बताया था 0.6 मतलब कितना होता है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4000 करते तो। ठीक है, तो आप 5 8 ठीक है 8 × 3 2400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, वो आपको सेशन जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 मीटर ये जो हमारा इसकी लेंथ हो जाएगी। एरिया हम लोग निकाल पाएंगे, A विल बी इक्वल टू 0.6 mm² हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया को हम लोग को mm² को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.6 × 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये हो गया हमारा एरिया, करेक्ट। अभी हमें क्या पूछा गया द मीन लेंथ, हमें क्या पूछा गया फाइंड द पावर एब्सॉर्ब, तो हमें पावर का ही पूछा गया, पावर कितना एब्सॉर्ब होगा। तो हम लोग इसके पहले तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हम लोग कलर चेंज कर देते सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाएंगे ρL/A। रो का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास में 0.04 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय माइक्रो है इसलिए हमने कन्वर्ट करिए। हमारे पास में यहाँ पे जो लेंथ है ρL का कितना है 2400 वैल्यू है और A का वैल्यू कितना है 0.6 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, 2400 को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इस 0.04 से और हम लोग डिवाइड करते हैं 0.6 से, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ईजी है गाइस, 160 ओम्स का। ठीक है, 160 ओम्स का हमारा रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद हम लोग पावर ड्रॉप निकालते हैं,
अभी पावर ड्रॉप निकालने के लिए हमारे पास करंट नहीं है, हमारे पास में वोल्टेज गिवन है, तो आपको वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली आपको V² बाय R ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। V² कितना है हमारे पास 110² डिवाइडेड बाय 160, तो इसका पावर ड्रॉप आता है 76.625 वाट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछ देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। द रिलेक्टेंस एस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन एज। जैसे हमारे रेजिस्टेंस सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस रहता है। ठीक है, रिलेक्टेंस जो हमारे फ्लक्सेस को फ्लो होने के लिए रोकता है। तो इसका वो जो फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल्स टू एल बाय म्यू इंटू ए, करेक्ट। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर टर्न्स पर मीटर में। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, सॉरी यहाँ पे एम्पियर टर्न्स पर मीटर नहीं, यहाँ पे पर वेबर चाहिए था। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। इन अ 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर with a load current requirement of a 4.2 एम्पियर what should be the current rating of each diode used। देखिए हमारे पास में यहाँ पे 2 डायोड है, डायोड 1 और ये डायोड 2। हमारे पास में लोड करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे 4.2 एम्पियर की। तो आपको पता है हर एक साइकिल में यहाँ पे सेंटर टाइप जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर है जो 2 डायोड, तो हमारा ये सेंटर टाइप ही होगा। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट साइकिल में हमारा डायोड 1 कंसिडर हो रहा है और सेकंड इसमें डायोड 2। तो दैट मीन्स इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंप्लीट लोड करंट की रिक्वायरमेंट है तो 4.2 एम्पियर के, बट हमारे पास में 2 इंडिविजुअल डायोड कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में 2.1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी इंडिविजुअल रेटिंग हो जाएगी हर एक डायोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंसेस है गाइस 10 ओम्स के, हर एक 10, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, तो हमें 10 ओम्स के रेजिस्टेंस है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पूछा गया है एक्स और वाई के टर्मिनल के पूछ में। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिर डेल्टा स्टार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो डेल्टा है पी क्यू और वाई, ये डेल्टा है, इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर लेते, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से सर्किट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, अगर हमारे पास में स्टार सर्किट है जिसके रेजिस्टेंसेस इक्वल है सभी के, ठीक है, मान लो हमारे पास में 3 है, ठीक है, तो हम लोग इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन पे डेल्टा में इक्वलेंट रेजिस्टेंसेस आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, ईच इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर 9 है डेल्टा में, ठीक है, तो हम लोग उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स डिवाइड कर देते 3 से, तब जाके हमारे पास ये आता है। ये मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, मैं आपको अज्यूम करके चलता हूँ, वो आपको पता है, या फिर डेल्टा टू स्टार आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। ये देखिए यहाँ पे 10 ओम्स का है, ये 10 ओम्स का है। अब यहाँ पे देखिए ये जो जा रहा है, ठीक है, इसको क्रॉस हो रहा है, जंपर है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ये शिफ्ट। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और ये जो हमारे पास में कनेक्शंस है पी क्यू और वाई, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से एक ये आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल है 10 सभी 10 है, तो हम लोग उसको डिवाइड बाय 3 से कर दिया, 10/3 और ये 10/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट अप कर दिया इस तरीके से। अब हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर दिया, इसको ध्यान में देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ हर एक रेजिस्टेंस पे लेग में कौन से कनेक्टेड है। ये एक्स और क्यू में कितना है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखिए एक्स और नोड क्यू नोड में हमारे पास 10 ओम्स का कनेक्टेड है। ठीक है, एक्स और पी में भी 10 ओम्स का कनेक्टेड है। देखिए ये हमारा 10 ओम्स का यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब Q और N में देखिए Q और ये हमारा नया न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार में कन्वर्ट किया तो हमारा 10/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 10/3 ये कनेक्ट आ जाएगा। ठीक है, P और N में देखिए ये P और N में 10/3 आ गया। और यहाँ पे Y और N में भी देखिए ये हो गया N पॉइंट। ठीक है, और ये Y में और N में भी हमारा 10/3 ओम्स हो गया। हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, आप कर सकते हो गाइस इजीली अगर आप नए स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, तो इसको आप स्टार में कन्वर्ट करके आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आता तो आपको इसका वैल्यू बाय 10/3 ही मिलेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब 10 प्लस ये सीरीज़ में है 10 और ये 10/3, 10 और ये 10/3 सीरीज़ में होने के बाद हम लोग किस तरीके से निकालते हैं इसको। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा एक सीरीज़ में, अगर हम लोग रेजिस्टेंस इस तरीके से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40/3, और यहाँ पे भी हमारा एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस आ जाएगा 40/3। ठीक है, यहाँ पे अभी भूल जाओ इसको। ठीक है, ये एक ही रेजिस्टेंस हमारा मान लो हमने कंसिडर कर लिया। मैंने आपको बता दिया ये सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एलिमिनेट कर देता है तो ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40/3 और ये आ गया 40/3। अब ये दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो जाएगा, एक लेग और एक दूसरी लेग। तो इसका पैरेलल में कितना आ जाएगा 40/3 पैरेलल टू 40/3। आप करके देखेंगे आपको वैल्यू मिलेगा 20/3। ठीक है, 20/3 आपको पैरेलल में मिला। अब ये 20/3 एक ही रेजिस्टेंस रहेगा और ये हमारे पास 10/3 रहेगा। ठीक है, 20/3 और 10/3 का एडिशन करते तो हमारे पास में आता है 10। करेक्ट, तो हमारे पास इस x के यहाँ पे एक हमारे पास 10 ohms का रेजिस्टेंस आएगा, और इसके पैरेलल में हमारा 10 ohms का रेजिस्टेंस आ जाता है। ये x हो गया, y हो गया, और ये हो गया x। तो ये हमारे 10 पैरेलल 10 है, तो सिंपल है 10 × 10/10 + 10 विल बी 20। ठीक है, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो हमारा 5 ohms का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। अगर आपने थोड़े से जो मैंने आपको टिप्स एंड टेक्निक बताए थे, ठीक है, इसको आपका ऑब्जर्वेशन पावर ही मैटर करता है अल्टीमेटली। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। इसमें से कौन सा सिंबल करंट डेंसिटी को डिफाइन करता है? तो हमारा J। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ करंट ओवर अ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग D से मेजर करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज पर मीटर, वोल्ट्स पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहती है। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 59। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइम इनवेरिएंट एंड इन टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट, आप तीनों स्टेटमेंट इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम चेंजेस विद द टाइम एंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर वेरिएबल टू कोएफिशिएंट। ये इनकरेक्ट है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम चेंजेस विद द टाइम, ये तो यहाँ तक तो करेक्ट है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या होता है कि जिसके जो पैरामीटर्स है टाइम स्टेशनरी रहते हैं और टाइम के साथ चेंज नहीं होते। ठीक है, द इन अ टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वो स्टेशनरी रहते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LED इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इट नीड्स लार्ज पावर ऑफ ऑपरेशन, ये नहीं है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर लगता है। ये लाइट इमिट करता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, हालांकि ये ऑप्शन ये करेक्ट है। इट नीड्स अ लार्ज पावर ऑफ ऑपरेशन, ये करेक्ट है। यहाँ पे मैंने गलती से आपको इनकरेक्ट बता दिया। लाइट भी इमिट करता है ये। एंड इट यूजेस मटेरियल लाइक गैलियम एंड आर्सेनाइड। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इट यूजेस अ मटेरियल लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम लोग इसको सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट LED के लिए हमारे पास में जो डिफरेंट मटेरियल्स है ये वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मेन LED मटेरियल्स। आपको पता है इंडियम गैलियम नाइट्राइड जो है वो हमें ब्लू, ग्रीन और अल्ट्रावायलेट हाई ब्राइटनेस वाले LEDs के लाइट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यह हालांकि यहाँ पे आ गया। नाउ इट इज़ करेक्ट। हमें LED लाइट से लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पूछा था इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम से इसको नहीं बनाते। हम लोग गैलियम आर्सेनाइड ये मटेरियल उसके अंदर यूज़ करते। जैसे हमने अगर एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड अगर यूज़ कर ले तो हम लोग रेड इंफ्रारेड LEDs को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, गैलियम फॉस्फेट, और ये क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज अ टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ वेरियस एलिमेंट ऑफ द सर्किट। इसमें से क्या पूछा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन अ वेरियस एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो ये हमारा सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल रहते हैं हमारे सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन अ वेरियस एलिमेंट ऑफ द सर्किट में। The reluctance offered by a magnetic circuit or a part of a magnetic circuit does not depends upon the reluctance offered by the magnetic circuit or a part of a magnetic circuit does not depend upon the डिटोरिएटेड फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो ये हमारा डिपेंड किसके ऊपर करता है? नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, या हमारा एयर है या फिर कौन से परमेबिलिटी वाला मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, जितना लेंथ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ के ऊपर रहेगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल टू विच फ्लक्स इज पासिंग, हमारा इसने क्रॉस सेक्शन बढ़ाती है तो हमारे नंबर ऑफ फ्लक्स कितने पास हो रहे हैं वे भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Then we have a next question, which is question number 64. A conductor of a length 1 meter moves at a right angle to a uniform magnetic field flux density 2 Weber per meter square with a velocity of 60 meter per second. Calculate the EMF produced. Okay, तो EMF हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? E is equals to BLV साइन थीटा. ठीक है, बी क्या है हमारा? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में हम लोग जिसको मेजर करते हैं. एल हमारी लेंथ होगी, वी होगा हमारी वेलोसिटी. ओके, तो ईएमएफ को हम लोग निकाल सकते हैं. बी कितना है हमारे पास में? 2. ठीक है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है हमारे पास में? 1 मीटर है. वी वेलोसिटी कितना है हमारे पास में? 60 मीटर पर सेकंड की, और साइन हम लोग 90 यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 120 वोल्ट. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Then the next question is question number 65. The regulation of alternator for a power factor 0.8 lagging is 0.8 lagging power factor के लिए जो रेगुलेशन रहता है हमारे अल्टरनेटर का वो ग्रेटर रहता है दैन एट यूनिटी पावर फैक्टर. काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Then we have a next question, which is question number 66. The magnetic flux density at a core is 200 by at a core of a 200 by 2000 volt 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. अगर हमारे पास में ईएमएफ पर टर्न 10 वोल्ट का है तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट करने हैं. तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हो जाएंगे? N1 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन ईएमएफ पर टर्न. कितने हो जाएगा हमारे पास? 200 डिवाइडेड बाई टर्न. ईएमएफ पर टर्न कितने हैं हमारे पास में? 10 है. और प्राइमरी EMF कितना है हमारे पास? 200 वोल्ट. तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20. N1 हमारे 20 आ जाएगा. उसी तरीके से N2 कितना आ जाएगा? E2 डिवाइडेड बाय EMF पर टर्न. E2 कितना है हमारे पास में? 2000 अपॉन EMF पर टर्न कितना? 10. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 200. सिंपल है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 67. इन एन AC मशीन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज जनरेट डज नॉट डिपेंड अपॉन. जो हमारे वोल्टेज जनरेट होता है एसी मशीन के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है पूछा गया है. तो इंड्यूस करंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है. नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ कितनी है और कौन सी स्पीड पर कॉइल या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट हो रही है. ये भी काफ़ी क्रूशियल है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 68. ओके, इन द डैश देर इज अ मेटल कैप एट द टॉप एंड द मेटल पिन अंडरनीथ. And to form a string, the cap is so recessed that it can take a pin of another unit. ये होता है हमारे टाइप ऑफ सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर, या फिर हम लोग उसको कहते हैं डिस्क इंसुलेटर. तो उसमें मेनली दो आते हैं, सीमेंटेड कैप टाइप इंसुलेटर और हेवेट और इंटरलेकिंग टाइप आते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है सी. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. आपको ध्यान में रखना होगा. वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 69. When a synchronous motor is over excited, the drawn power factor current will be. जब हमारी सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड रहती है तब हमारा पावर फैक्टर कितना रहता है? वो रहता है हमारा लीडिंग. आपको ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. जब ओवर एक्साइटेड रहती है, और आपको पता है सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में नो लोड में हम लोग उसको पावर फैक्टर कॉम्पेंसेशन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं. ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखिएगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा. एक आपने इसको स्किप आउट भी किया रहता तो भी आप इसमें टाइम बचा सकते थे. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? हमें पूछा गया कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 800 लॉन्ग केबल, 800 मीटर लॉन्ग केबल, जिसमें हमारे पास में 16 स्टैंड है कॉपर के. एच स्टैंड है 1.2 मीटर डायमीटर का, और इसमें 4% की ट्विस्टिंग में, ठीक है, हमारे जैसे केबल्स को ट्विस्ट करते हैं उसमें हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो रही है. तो पूछा गया रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो हमें पूछा गया रेजिस्टेंस निकालना है इसका कंप्लीटली. ठीक है, 4% ट्विस्ट हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, 4% ट्विस्ट है. तो 800 मीटर का लॉन्ग केबल है, तो 800 का 4% कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था. ठीक है, 4% ऑफ 800 भी ऐसा भी लिख सकते हैं. मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ. 4% ऑफ 100, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4/100 इंटू 800. ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाए. 4 इंटू 8 विल बी 32. तो आपकी टोटल ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 800 प्लस यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा 32, 832 मीटर. करेक्ट, 832 मीटर इसका वैल्यू आ जाएगा. करेक्ट. अभी एरिया ऑफ हमें पूछा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा 16 स्ट्रैंड्स के लिए. तो क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में डायमीटर गिवन है, ठीक है, कितना है यहाँ पे 1.2 मीटर डायमीटर, 1.2 mm डायमीटर है। तो हम लोग उसमें पाई d²/4 ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 16 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है हमारे पास 1.2 mm है, तो हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस 16 स्टैंड्स का कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा 18.09 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो हमारा एरिया की वैल्यू आ गई। और हमें आपको पता है R = ρl/a हमें यहाँ पे निकालना है, सिंपल है। तो हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, रो का वैल्यू कितना है 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लेंथ कितना है 832 डिवाइडेड बाय 18.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, तब जाके आपका इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है 0.61 ओम्स। इसलिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन हमें लगा, डिफिकल्ट एज इन ये सॉल्व करने के लिए ईजी है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और मेनली आपका टाइम कहाँ पे जाता है मैंने आपको बताया था, ये सब आपको सब फार्मूलाज पता है, ऐसा नहीं आपको ये लेंथ एरिया का फार्मूला नहीं पता, रेजिस्टेंस का फार्मूला, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इसीलिए मैंने एक स्पेशल सेशन बनाया था, उस सेशन को आपकी लिंक आपको अगर चाहिए होंगे तो मैं बता दूंगा, आप उसको जाके देखिए सो दैट आप उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। Then we have a next question, which is question number 71. In which of the following type of element are electric charges stored for a prescribed duration of time? Electric charge एक particular duration of time के लिए stored रहते हैं, तो हमारे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड रिले करंट बैलेंस आर एग्जांपल ऑफ। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिले करंट बैलेंस जो है ये हमारे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, मेनली ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीट्यूड जो रहती है हमारी क्वांटिटी की, ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ये हमारे मेजर करता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है जैसे कि वोल्ट मीटर वगैरह हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 73। इन द गिवन सर्किट द व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ए और बी के यहाँ पे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या पूछा है। देखिए 0.4s 0.3s दैट मीन सीमेंस, ये हमारे पास कंडक्टेंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग निकाल पाएंगे B = I × R होता है, आपको पता है B = अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I × R। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कंडक्टेंस, तो I मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे 1/G, ठीक है। तो I मल्टीप्लाइड बाय G कितना हो जाएगा, ठीक है। I का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव, ये सॉरी यहाँ पे जो एरो है अपवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरो जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। दैट मीन्स इसका इफेक्टिव करंट कितना हो जाएगा, ये डोमिनेंट करंट कितना है 20 और यहाँ पे 5 एम्पियर्स का है, तो 20 - 5 विल बी 15 एम्पियर्स का एक इक्विवेलेंट हमारा करंट सोर्स है। अगर हम लोग इसको एलिमिनेट भी कर देते हैं, ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे इसको 15 एम्पियर का कंसिडर कर सकते हैं, एज गुड एज 15 एम्पियर, करेक्ट। तो 15 एम्पियर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/, अब सारे कंडक्टेंस को हम ऐड कर देते हैं 0.4 + 0.3 प्लस ये हो गया हमारा 0.3, ठीक है। अब क्योंकि ये कंडक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, आपको पता है रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंडक्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। तो हमारा 0.4 + 0.3 यहाँ पे 0.6 + 0.4 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1, तो 15/1 विल बी 15 वोल्ट, ठीक है। तो 15 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन बी, ओके। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 74। इफ द अल्टरनेटर इज ओवर एक्साइटेड एंड इट्स डिलीवर द रिएक्टिव पावर टू द इन्फिनिट बस, देन अंडर दिस कंडीशन, अगर हमें हमारा अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड है और वो डिलीवर कर रहा है रिएक्टिव पावर टू द इन्फिनिट बस, तो उस कंडीशन में क्या है, वो हमारा अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है लैगिंग पावर फैक्टर मोड। मैंने आपको ये हमारे टॉप 50 MCQs में मैंने आपको बताया था, ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर जो है हमारा डिलीवर करता है क्यू और ऑपरेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 75। जो लीकेज फैक्टर है उसका टिपिकल वैल्यू क्या पूछा गया। लीकेज फैक्टर क्या है हमारे पास में, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस टू द टोटल यूजफुल फ्लक्स, उसी को हम लोग कहते हैं लीकेज फैक्टर। और ये हमारा 1.12 से लेके 1.125 तक का इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। और ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा।
देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 76। एक हमारा 4 पोल जनरेटर है, उसका वेव वाउंड कंस्ट्रक्शन है और पूछा गया 60 स्लॉट, ईच स्लॉट है कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स, तो व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड। हमें बताना है कितना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा मशीन के अंदर जब वो 1000 आरपीएम पे ड्राइव होके, और हमारे पास फ्लक्स पर पोल कितना है 5 मिली वेबर्स। सिंपल है गाइस, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 PZN/60 A। वेव वाउंड है, ठीक है, तो इसलिए A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सारे वैल्यू सब्सक्राइब करते हैं, फ्लक्स का वैल्यू कितना है 5 मिली वेबर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग P कितना है, नंबर ऑफ पोल्स 4 है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय Z, अगर हमारे पास में कंडक्टर निकाला है Z, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो स्लॉट्स मल्टीप्लाइड हम लोग क्या करेंगे कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। स्लॉट्स कितने हैं हमारे पास में 60 स्लॉट्स हैं, यहाँ पे देखिए 60 स्लॉट्स है और 20 कंडक्टर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 20 1200 हमारे कंडक्टर्स आ जाएंगे, जो कि हमारी वैल्यू है Z की, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाइड बाय n का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तब जाके आपका वैल्यू आता है अराउंड 200 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 77। By the motion of a conductor or the coil in a magnetic field, that is magnetic field is stationary, magnetic field हमारी stationary है, and moving conductor cuts arrow it, the EMF generated in this way is normally called a dynamically induced EMF। तो ये हमारा Faraday's of second law of electromagnetic induction है, इंपॉर्टेंट है। और Faraday's first law of electromagnetic induction क्या कहता है, जब भी कंडक्टर हम लोग वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी बट मूविंग कंडक्टर्स, ठीक है, मूविंग कंडक्टर्स, ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ होता है। और लेंजेस लॉ तो आपको पता है, जो ये हमें क्या बताता है, पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो ऐसी रहती है कि वो हमारे जिसको प्रोड्यूस करता है उसी को वो अपोज करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 78। ये अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा 4I और इस ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है 3I, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है करंट डिवीजन रूल से यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा I, ठीक है। और अगर हम लोग मानते हैं कि OA में से, देखिए क्वेश्चन में क्या था, इन अ सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तब जाके हमारा जो OA ब्रांच है, इस OA और ब्रांच में जो है करंट कोई भी फ्लो होना नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं एज गुड एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो जो ड्रॉप रहेगा, ठीक है, ड्रॉप कितना रहेगा हमारे OC में से, OC इज इक्वल्स टू OAC, ठीक है। इस ब्रांच में जो ड्रॉप रहेगा वो इक्वल्स टू हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इसके बराबर AC के बराबर। तो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप कितना है करंट, और इसमें से करंट रेजिस्टेंस है R और करंट है I, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3I फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे I फ्लो हो गया, तो 3 इंटू I विल बी इक्वल्स टू AC के अक्रॉस में ड्रॉप कितना, भी सेम करंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ओम्स में तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होना है, ऐसा हमें यहाँ पर मेंशन किया गया। तो 4 इंटू 3I, ठीक है, I से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास R चाहिए था, R इंटू I, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, OC इज इक्वल्स टू AC जो ड्रॉप है, करेक्ट। तो OC के अक्रॉस में ड्रॉप कितना है R इंटू I, ये जो करंट फ्लो रहा है R इंटू I, एंड AC के अक्रॉस में कितना है 4 इंटू 3I, ये I से कैंसिल आउट हो जाता है, 3 इंटू 4 विल बी 12 वोल्ट 12 ओम्स। ऑप्शन इस केस में C करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए गाइस, काफ़ी सिंपल सा ये फंडा था इसमें। यहाँ पे जो 10 वोल्ट के बैटरी के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा 4I, ठीक है। अब इस ब्रांच में से करंट जाएगा और इस ब्रांच में से करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जा रहा है करंट 3I, तो अब ऐसी बात है 3I। अब ये क्योंकि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पे एरो से मेंशन भी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इसमें से करंट फ्लो होगा I और इसमें से करंट फ्लो होगा 3I। तो इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमारा नल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल ली, तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि हमारा 12 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर
79। एक हमारे पास 240 वोल्ट 4 पोल वेव ऑन डीसी सीरीज मोटर है जिसके पास में 600 कंडक्टर्स है उसके आर्मेचर के ऊपर। इट हैज़ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दोनों भी सेम है 0.5 ओम्स के। मोटर करंट ले रही 30 एम्पियर का और हमें पूछा गया ग्रॉस टॉर्क कितना रहेगा अगर हमारे पास में फ्लक्स पर पोल 25 मिलीवेवर्स है। तो आप इसको पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ईवी को निकाल सकते हैं, बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास में 240 माइनस आई इंटू आर ए, करंट का वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आई इंटू आर ए, आर्मेचर ड्रॉप जिसको हम लोग कहते हैं। 240 माइनस 30 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 0.5 15 होता है, 240 वहाँ से 15 माइनस किया 225 वोल्ट हमारा ई बी बैक ईएमएफ आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है विच इज़ 0.1 T इज इक्वल्स टू, आई लाइक टू चेंज द कलर, T is equals to 0.159 multiplied by 5 into Z into IA into P by A, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.159 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 मिली वेबर है, 25 इंटू 10⁻, इसको मिली और मिली माइक्रो इनमें आप ध्यान में रखा करेगा, आप जो प्रॉपर उसको कन्वर्ट करके रखा करेगा, ठीक है। 25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 4/2। इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो तो आपका वैल्यू आता है 143.2 न्यूटन मीटर्स का, ये हमारा क्रॉस टॉर्क हो जाएगा। देखिए काफ़ी कैलकुलेटिव से यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम लोग आने वाले सेशंस में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे 40 उसमें भी डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले करके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द आर ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इज इनकरेक्ट। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। बाकी तो आपको पता है ये हमारे डायरेक्टली वेरी करता है लेंथ के अकॉर्डिंगली, करेक्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर की कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है उस पर भी वो डिपेंड करता है। और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो अभी तक हमने गाइस 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिस्कस करके हमारा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस को आप लिंक्स के जो द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, हमारे दोनों लिंक्स यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।